नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद अचानक पिछले एक हफ्ते से फिर बढ़ गई है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या और इससे होने वाली मौत के बाद अब एक बार फिर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की चर्चा होने लगी है। इस बीच सरकार, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन भी नए सिरे से स्थिति की समीक्षा कर तैयारियों में जुट गया है। दशहरा, दिवाली, ईद और छठ के खत्म होते होते छत्तीसगढ़ में कोरोना की लहर एक बार फिर लौटी है। पिछले एक हफ्ते में खतरनाक तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इससे मरने वालों की संख्या भी पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है। प्रदेश में अब तक 2,18,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 1,95,000 से ज्यादा स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जहां 13,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना की लौटती लहर को देखते हुए सरकार कह रही है कि उनकी परिस्थितियों पर पूरी नजर है। साथ ही वे तैयारी पूरी करने की बात भी कह रहे हैं। अभी वो स्थिति तो नहीं है जो दिल्ली में या दूसरी जगह सुनाई पड़ रहा है, लेकिन हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। यदि कोरोना बढ़ता है तो उसे हम निपट सकते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग या सरकारें, चाहे वो केंद्र की हों चाहे राज्यों की हों, एक सीमा तक ही काम कर पाएंगी, व्यवस्थाएं दे पाएंगी। उसमें कमी कम से कम रहे, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। फैले ना संक्रमण, इसके लिए हर नागरिक को सहयोग देना पड़ेगा। लगातार बढ़ते केस के बीच स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अस्पतालों में पूरी तैयारी है, चाहे बेड का मामला हो या फिर वेंटिलेटर का। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन का दावा है कि उनकी हर चुनौती से निपटने की तैयारी है। साथ ही अब सरकार के पास ये प्रस्ताव भी आया है कि जिलों में प्रवेश के वक्त लोगों का टेस्ट किया जाए। आसपास के जिलों में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं और अगर वहाँ से इन्फेक्टेड लोग आएंगे तो हो सकता है रायपुर जो थोड़ा सा संभला हुआ था वो मतलब बिगड़ मच जाए। यही एक छोटा सा प्रस्ताव था हमारा। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल है यदि आपको तो 100% कोविड ही है आपको, आप उसको मान के चलें। तो इन सब चीज़ों में जो भी होता है आपको तत्काल आना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। हमारे पास अभी ऑक्सीजन बेड्स की कोई कमी नहीं है। अभी भी हमको सोशल डिस्टेंस और अपना सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन एंड मास्क का उपयोग बहुत अति आवश्यक है। कोरोना के बढ़ते मामले पर विपक्ष सरकार को दोषी ठहरा रहा है। उनका ये आरोप है कि लापरवाही बरतने की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। कि सरकार का कोरोना को लेकर के जो संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग या सरकार की जो कार्यवाही दिखाई देनी चाहिए, वो शून्य है। IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना की वैक्सीन अभी नहीं आई है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलावों का दावा करते हुए कृषि उपज मंडी बिल लेकर आई। बीजेपी ने जहां इसके किसानों की दिशा सुधारने वाला अभूतपूर्व कदम बताया, तो वहीं कांग्रेस इसे किसान विरोधी और व्यापारियों के दबाव में बनाई जा रही व्यवस्था बताई। कांग्रेस शासित राज्यों ने तो इसके खिलाफ विधानसभा में नए बिल पेश किए। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी पिछले दिनों विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पास कराया और विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए राजभवन भेजा, लेकिन अब तक विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अटकलों और सवालों का दौर जारी। विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। ये केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि आम उपभोक्ता के लिए बहुत खतरनाक है। कृषि सुधार के नाम पर लाए गए केंद्र सरकार के कृषि उपज मंडी कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में सस्पेंस जारी है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर
नए केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ विधेयक पास किया, लेकिन अब तक विधेयक को कानून का दर्जा नहीं मिला है। इसकी वजह है कि विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल इस विधेयक को लेकर विधि विशेषज्ञों की राय ले रही हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि इतने अधिक वक्त तक विधेयक पर हस्ताक्षर न होना ये स्पष्ट करता है कि विधेयक राजभवन में अटक गया है। हालांकि राज्य सरकार को उम्मीद है कि जल्दी ही विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे। कुछ अलग अलग बातें हैं। पिछले सत्र केवल हमने विधेयक के लिए लिया था और कृषि पे आधारित हमारे मंडी में संशोधन हमने किया था। केंद्र के कानूनों के जो विधेयक थे जिसके बारे में लगातार विधानसभाओं में चर्चा हुई है, हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि विधेयक जल्दी ही हस्ताक्षरित होकर के कानून का रूप ले लेगी। दूसरी ओर बीजेपी राजभवन और सरकार के बीच टकराव को लेकर पहले दिन से सवाल उठाती आई है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने अपने अधिकारों के बाहर जाकर ये कानून बनाया। विपक्ष का कहना है कि राज्यपाल का विवेक है कि वो ऐसे किसी कानून पर हस्ताक्षर न करें जो केंद्र में पहले से ही पारित हो। राजभवन की अपनी गरिमा है, ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वो उस गरिमा को बनाए रखें। आप दूसरे प्रदेश के किसानों के धान की रोक बात कर रहे हैं। यहाँ तो ये स्थिति बन गई है कि पिछले समय जो रकबे में खरीदी हुई है उसकी कटौती ये सरकार कर रही है। अपने किसानों की धान ये सरकार खरीद नहीं पा रही है और ऐसे स्थिति में ये क्या अंदर रोक लगाएंगे, क्या बाहर रोक लगाएंगे। वास्तविक में धान को लेकर के सरकार फेल हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को हायतौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी बिल यदि जाएगा तो उस पर हस्ताक्षर करने के पहले राज्यपाल अभिमत सामान्यतः लेते हैं, विचार करते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं। जाहिर तौर पर विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित होने और पक्ष विपक्ष में जारी जुबानी जंग के बीच अब गेंद राजभवन के पाले में है। बड़ा सवाल ये कि राज्यपाल मंडी संशोधन बिल पर हस्ताक्षर कब तक करेंगी। सवाल ये भी, क्या विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल में प्रस्तावित बदलाव कानून की शक्ल ले पाएगा, कानून के तौर पर लागू हो पाएगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। रायपुर के शांतिनगर पुनर्विकास योजना पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में सहमति दी गई। अब कैबिनेट की अगली बैठक में इसकी अनुशंसा की जाएगी। गृह निर्माण मंडल की ओर से प्रस्तावित पुनर्विकास योजना पर चर्चा के लिए आज PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू के रायपुर स्थित निवास में बैठक हुई, जिसमें प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गई कि पुनर्विकास का काम 12 से 18 महीने में 4 चरणों में होगा। खाली कराए गए G, H और I टाइप के 268 भवनों को भूमि सहित समस्त परिसंपत्तियों के साथ आवास एवं पर्यावरण विभाग को हस्तांतरित करने के बाद इन्हें जीर्ण शीर्ण घोषित करने के लिए प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। इस बैठक में आवास मंत्री मोहम्मद अकबर के अलावा मंत्री शिव कुमार डहरिया और विभागीय अफसर भी मौजूद रहे। कि जहाँ भी हमारे सरकारी भवन हैं जो जर्जर हो चुके हैं, टूट गए हैं, गिर गए हैं, तो ऐसे भवनों का उस जगह को खाली करके उसका उपयोग क्या किया जाए। तो उस पर चर्चा हम लोगों ने किया कि राजस्व आय भी हो, लोगों को सुविधा भी मिले, रोजगार के अवसर भी मिले। मरवाही में सियासी घेराबंदी कर मरवाही की राजनीति से जोगी परिवार को आउट करने के बाद अब कांग्रेस का अगला टारगेट जोगी परिवार के दूसरे गढ़ कोटा में है। यहां विधायक डॉक्टर रेणु जोगी को कांग्रेस घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि रेणु जोगी के पहली बार कोटा में उपचुनाव लड़ने से लेकर अब तक परंपरागत कांग्रेस मतदाताओं ने उन्हें भाजपा के खिलाफ समर्थन देकर जीत दिलाई है, लेकिन मरवाही उपचुनाव में खुलकर भाजपा को समर्थन देकर जोगी ने कोटा के मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस ने सियासी घेराबंदी के बीच जनजागरण अभियान चलाने और रेणु जोगी को इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी है। इधर कांग्रेस के इस सियासी घेराबंदी को जोगी कांग्रेस ने राजनीतिक हमला बताया है। उन्होंने कहा कि कोटा की जनता के साथ कोई विश्वासघात नहीं हुआ। श्रीमती रेणु जोगी जी ने आहत किया है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक जन जागरण अभियान कोटा विधानसभा में चलाएगी और श्रीमती रेणु जोगी जी से ये और चुनौती भी देती है कांग्रेस पार्टी कि आप
विधायक पद से इस्तीफा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट बनकर कोटा से चुनाव लड़िए। कोटा जो विधानसभा क्षेत्र है, लगातार 4 बार उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर विधायक बनाया है, जिसके लिए मैं जीवन भर उनकी आभारी भी रहूँगी। तो ये छोटी मोटी बातें उन्हें प्रभावित नहीं करेंगी कि कौन मेरे विरुद्ध क्या कह रहा है। दुर्ग जिले में कर्ज से परेशान एक और किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी। बोरी इलाके के डोमा गांव में रहने वाले 33 साल के किसान प्रेमलाल ने बैंक से घर बनाने के लिए 50,000 और खाद के लिए करीब 15,000 का लोन किसान क्रेडिट कार्ड से लिया था। प्रेमलाल पिछले 6 साल से अपनी पत्नी रामेश्वरी और 3 बेटियों के साथ परिवार से अलग घर लेकर रहता था और 7 महीने पहले ही उसके घर में तीसरी बेटी अलग रह रही थी और 7 महीने पहले उसके घर में तीसरी बेटी का जन्म हुआ था। घर से वो खेत जाने के लिए निकला और फिर उसका शव पेड़ पर लटकता मिला। पुलिस ने मर कैंप जांच शुरू कर दी है। मृतक जो है वह भरत वर्मा के खेत के पास बबूल के पेड़ में फांसी लगा करके फौत हो गए हैं। अभी तक जांच में ऐसा कोई कारण नहीं आया है कि वो किसी प्रकार से परेशान थी। मरकायम की है, जांच जारी है। ये तो हम लोग पता नहीं है कहा हिसाब से, लेकिन वो बैंक में जो कर्जा है यही वाला जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जाना। 50,000 नगद ले रही से काम ला आधा बेच ले रही से और इतना तक पहुंचे। रायपुर से लगे केंद्रीय गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में भाजपा के बाद अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति का स्वयं, समाज और सरकार तीनों से भरोसा उठ जाता है तभी वो अपनी मां, पत्नी और 2 नन्हे बच्चों की जान लेता है। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर निकलकर उनकी पार्टी लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे लोगों के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगा। इधर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विपक्षी पार्टियों को मौत के मामले में राजनीति न करने की सलाह दी है। हाँ, सिर्फ विपक्षी भूमिका निभाने के लिए राजनीति करें तो ये अच्छा माहौल इससे नहीं बनता। ऐसा मेरा आग्रह है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि केंद्रीय में तुरंत हम लोगों ने संज्ञान लिया। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मानसिक तनाव, डिप्रेशन होना स्वाभाविक है और ऐसे में सरकार को चाहिए कि एक हेल्पलाइन चालू करे। मानसिक रूप से हताशा में है, उनकी सहायता के लिए। बात करेंगे कोयले की अफरा तफरी के मामले की, तो अब तक इसके मुख्य आरोपी फरार हैं। फरार आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। आखिरकार कौन संरक्षण दे रहा है मुख्य आरोपियों को, यह सवाल खड़ा हो रहा है। सिर्फ यार्ड मालिकों को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है अब तक। मास्टरमाइंड प्रीतम सरदार और सरफराज अब भी फरार हैं। दोनों मुख्य आरोपियों तक रायपुर पुलिस पहुंच नहीं पाई है। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के कोयले की अफरा तफरी का इन पर आरोप है। विशाखापट्टनम तक समुद्री मार्ग से कोयला लाया गया था। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के पावर प्लांट में इसकी सप्लाई की गई। पावर प्लांट के मालिकों ने रायपुर एसएसपी से इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद रायपुर पुलिस ने कार्रवाई की थी। उरला के मेटल पार्क स्थित एक यार्ड में दबिश दी गई थी। 8 लोगों को गिरफ्तार कर 4 ट्रक कोयला जब्त किया गया। तो हाई क्वालिटी कोयले की जगह घटिया कोयला मिल रहा था और पुलिस को चकमा देकर सरफराज फरार हो गया था। थाना खमतराई अंतर्गत मेटल पार्क के पास एक कोयले का डंप यार्ड था। इस संबंध में प्रार्थी वेद प्रकाश बिसेन, जो कि बजरंग पावर के मैनेजर हैं, उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि ये अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। इसमें कोयले को डंप किया जाता है, उसके बाद उसमें रॉ मटेरियल मिलाकर, पानी मिलाकर इसको पुनः पावर प्लांटों को बेचा जाता है और इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है।
तहसीन जैदी हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं। तहसीन, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और जिस तरीके से शिकायत हुई, कार्रवाई भी शुरू हुई, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, क्या माना जाए? हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि उन्हें घूमते हुए भी देखा गया है। देखिए जिस तरीके से ये जो कोयले की अफरा तफरी का एक बड़ा नेक्सस जो एक सामने आया था, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो ये मान के चलिए कि वो अभी छोटी मछलियां हैं। इसकी जो बड़ी मछली है उनको जिस तरीके से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास इस बात के साफ प्रमाण हैं कि ये जो बड़ी मछली जिनको प्रीतम सरदार और जो सरफराज के नाम से जाना जाता है इस इंडस्ट्री में, वो पूरे शहर में यहाँ पे अभी खुलेआम घूम रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस का नहीं पकड़ना, तो निश्चित तौर पे उनके जो अभी तक की पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर पूरा कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रीतम सरदार के बारे में, तो प्रीतम सरदार के बारे में बताया जाता है कि प्रीतम सरदार शुरुआत में कटघोरा का रहने वाला है। शुरुआत में ये रायपुर में आके एक जो पावर प्लांट में एक जो लोडिंग अनलोडिंग का जो सुपरवाइज़र के लिए काम किया। 6 से 7 साल में इसने ये अफरा तफरी करने के बाद एक बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया है, जिसमें जिस तरीके से जो बात सामने आई थी कि बालाजी ग्रीन सिटी जो हीरापुर में है, वहाँ पे एक महंगा फ्लैट है। उसके अलावा जो हीरापुर चौक पे एक बड़ा बंगला उसने बनाया है। तो उसके चलते जिस तरीके से सिर्फ ये 1-2 दिन का ही काम नहीं था यहाँ पे राहुल, ये इनके द्वारा कई सालों से ये काम कराया जा रहा था। और जिस तरीके से अभी तक पुलिस इस बात का सिर्फ दावा ही कर रही है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके जो सभी संभावित ठिकाने हैं वहाँ पे छापामार कार्रवाई की गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस बात के प्रमाण भी हैं कि वो इसी शहर में और इसी राज्य में अभी घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोई रसूखदार लोग जो है उनको बचा रहे हैं इसमें। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे पास जानकारी इस बात की आई है कि इसमें कई बड़े लोग जो हैं इस पूरे जो नेक्सस में उसमें भी शामिल है, उनका ये संरक्षण प्राप्त है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस के ऊपर वो दबाव भी इस बात का डलवा रहे हैं कि इनको कुछ रियायत दी जाए, लेकिन जिस तरीके से पुलिस अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, तो इससे साफ जाहिर कहीं ना कहीं होता है कि ये पुलिस भी उनको कहीं ना कहीं कुछ राहत दे रही है। क्योंकि पुलिस के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अभी तक पूरी जांच में जो यार्ड मालिक थे आमिर अली और जो रईस अहमद है, इनके बारे में अगर बात करें तो रईस अहमद जो है इससे पहले भी कोयला चोरी में एक सिमगा और एक रायपुर में ये जेल जा चुका है कोयला चोरी में। और इसके अलावा कहीं ना कहीं इस मामले में भी इनको कहीं ना कहीं कुछ अंश उसका लाभ का मिलता था, तो इस बात के प्रमाण मिले तो पुलिस ने उनको भी जेल भेज दिया। लेकिन इन दोनों की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक सरदर्द बनी हुई है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं इनको बड़ा संरक्षण अभी प्राप्त है और पुलिस भी इनको कहीं ना कहीं राहत देने की में नज़र आती है। क्योंकि पुलिस के लिए कोई आरोपी जो है, कोई अपराधी जो है, वो बड़ा नहीं होता, चाहे वो किसी भी शहर में रहे, लेकिन उसको गिरफ्तार करती है। और ये एक बड़ा ही संगीन और बड़ा एक घोटाला सामने आया था, उसके ही आरोपी है, लेकिन अभी तक पुलिस का इनको गिरफ्तार नहीं करना, तो कहीं ना कहीं पुलिस की अभी तक की जो कार्यप्रणाली है उसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है तहसीन, जिस तरीके से कार्रवाई होनी थी उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक बड़ी मछलियां पहुंच से दूर हैं और जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी मात्र दिखाने के लिए। ऐसे में संरक्षण की बात जहां तक है, कहीं ना कहीं संरक्षण भी मिल रहा है, इस वजह से भी ये बचे हुए हैं। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका। बढ़ता आगे, छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे से पिछले 10 महीने में 3,500 से भी अधिक लोगों की मौत ने ट्रैफिक पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है। रायपुर, गरियाबंद, मुंगेली और बस्तर संभाग के 3 जिलों में एक्सीडेंट से सर्वाधिक मौतें हुई हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने अब रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों पर सख्ती अब वो बरतेगी। जल्द ही ट्रैफिक पुलिस प्रदेश भर में अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को ट्रेसकर लाइसेंस बर्खास्त करेगी और इसके अलावा जांच के दौरान हुज्जत करने वालों को भी कोर्ट भेजा जाएगा। बढ़ते सड़क हादसे के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है तब से सड़कों का निर्माण कार्य बंद है।
रूल्स को तोड़ता है तो उसके खिलाफ हम लोग ई चालान तो उसके घर में भेजते ही हैं, वहाँ उसके बाद फिर उससे फाइन भी वसूल करते हैं और उसकी लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई करते हैं। और जो लगातार जैसे 3 बार अगर वायलेशन तोड़ा है तो उसके हम लाइसेंस निरस्त करने का प्रक्रिया आरटीओ विभाग को भेज देते हैं और वो लाइसेंस निरस्त हो जाता है। आज गांव में जाकर के देखेंगे जिस प्रकार के सड़कों की दुर्दशा है, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, परिवार के सहित उसमें गिर रहे हैं, लेकिन उस सड़कों पे बरसात के बाद जो मरम्मत होनी चाहिए, एक जौवा गिट्टी डालने के लिए इनके पास में पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।